नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं स्वाति रायना। पिछले कुछ महीनों में म्यूचुअल फंड निवेश के आंकड़ों ने काफी ज्यादा उत्साह बढ़ाया है। वहीं और आंकड़ों के मुताबिक निवेशक 50% तक म्यूचुअल फंड यूनिट निवेश को 2 साल के अंदर रिडीम भी कर रहे हैं। इन आंकड़ों से समझा क्या जाए? निवेशक निवेश तो कर रहे हैं, पर लंबी अवधि के बजाय शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगा रहे हैं। आज करेंगे इसी पर चर्चा और जानेंगे लंबी अवधि के निवेश के क्या है फायदे, कैसे गार वेल्थ क्रिएशन में। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा और क्रेडेंस वेल्थ के CEO कीर्तन शाह। मिहिर जी और कीर्तन, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली तक जो हमने एक बहुत बड़ा कह सकते हैं डिफरेंस देखा है, वो निवेश के मामले में देखा है। ना सिर्फ निवेशक, रिटेल निवेशक एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरे हैं, बल्कि जो निवेश के बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों में अवेयरनेस बहुत आ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं अपने निवेश के प्रति। मिहिर जी, हमने जो पिछले कई महीनों के आंकड़ों को समझा है, उससे ये मालूम चलता है कि जो निवेशक हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं अपने पैसों के प्रति और वो मौका नहीं गंवाना चाहते हैं बाजार में पैसे कमाने का। आप पिछले इन कुछ महीनों को कैसे समझते हैं निवेश के लिहाज से? नमस्कार। शो में मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद और आपके और आपके व्यूअर्स को दिवाली की पहले तो खूब खूब शुभकामनाएं। जी मिहिर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिवाली की शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, सुन पा रहे हैं आप हमें, बात पूरी कर सकते हैं आप। श्योर। तो आपने जो इक्विटी मार्केट्स में जो फ्लो आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के, खास करके म्यूचुअल फंड के जरिए, तो मैं ये कहूंगा कि जो एक फ्लो का कॉम्पोजिशन है वो पिछले 4-5 सालों में अच्छी तरह से चेंज हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से उसमें बदलाव आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा एक इंडिकेशन ये है कि जो रेगुलर फ्लोज हैं, जिसको हम मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान में बोलते हैं या तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बताते हैं, उसके फ्लोज काफी बड़े हो चुके हैं। जो 2-3 हजार करोड़ महीने का होता था, वो अब जाके SIP में 16,000 करोड़ प्रति महीने के रेट से आ रहे हैं। तो ये जो है रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान में टिपिकली हमने देखा है कि जो इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को कमिट कर रहा है इक्विटीज को। न सिर्फ SIP जो 16,000 करोड़ है, लेकिन अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज के प्रीमियम देखें, रेगुलर जो प्रीमियम आ रहे हैं, नेशनल पेंशन स्कीम भी है जिसमें मंथली जो कटता है आपका पैसा, वो भी पार्ट ऑफ इट बाजार में आ रहा है। और प्रोविडेंट फंड के पैसे भी रेगुलर बेसिस पे अब बाजार में आने लगे हैं। तो मैं कहूंगा पिछले 5 से 10 साल में एक इंस्टीट्यूशनल रेगुलर फ्लो का बेस बना है बाजार में, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बाजार को अच्छी सपोर्ट मिल रही है और FI की जो सेलिंग है उसको भी हम अच्छी तरह से काउंटर कर रहे हैं। सेलिंग के बावजूद भी बाजार नीचे नहीं गया है और उसका मेन कारण ये है कि ये जो रेगुलर फ्लोज आ रहे हैं उसमें एक काफी क्वालिटेटिव चेंज हम देख रहे हैं। बिल्कुल मिहिर जी, जैसा आपने बताया कि न सिर्फ निवेश के आंकड़े बल्कि इंश्योरेंस के प्रति भी एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। पिछले कई सालों में एक लैंडस्केप हमने बदलता हुआ और बढ़ता हुआ देखा है, खासतौर पर निवेश के मोर्चे पर। मैं कुछ और आंकड़ों पर रोशनी डालना चाहती हूं, और ये भी सेबी और एम्फी की तरफ से ही सामने आए थे, जिसमें कुछ एक अलग तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि मिहिर जी ने बताया कि एक लंबी अवधि का निवेश जो है वो निवेशकों में भरोसा जगा रहा है, पर कुछ आंकड़े ये भी कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो कि निवेश करने के 1 या 2 साल के भीतर लगभग 50 से 70% तक अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम भी कर रहे हैं। कीर्तन, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये जो निवेश का सफर है वो क्या वाकई छोटा होता जा रहा है? निवेशकों का जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो किस तरीके के निवेश में इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं हम? स्वाति जी, देखिए मेरे हिसाब से एक रिटेल इन्वेस्टर की अगर आप बात करें तो इन्वेस्टिंग उनके लिए एक मिक्सचर है साइंस और मैथ्स का। अब मैथ्स उनको ये बताता है कि उनको
कितना पैसा लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, और साइंस उन्हें ये बताता है कि ये पैसा क्यों लगाना चाहिए। अगर एक आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको ये दोनों का मिक्सचरन रखना पड़ेगा। अब पहले साइंस की बात करते हैं, जो मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग में है फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, बहुत सारे निवेशक आज जो मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, शायद इन्वेस्टिंग में काफी नए हैं। कोविड में इन्वेस्टिंग उन्होंने शुरू की थी, तो उन्होंने सिर्फ मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा है, ज्यादा तजुर्बा नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिसने अपना एक फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना मुश्किल हो जाता है। आपको ये पता ही नहीं है कि आप पैसे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन कर रहे हो, आपका रिस्क असेसमेंट प्लेस में नहीं है, शायद आपने सही तरीके की एसेट एलोकेशन नहीं किया है। तो क्योंकि आपने एक फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाया और ये सारी चीजें आपने बहुत क्रिस्टल क्लियरली डिफाइन नहीं की है, आप शायद एक लंबे समय के लिए निवेश नहीं कर पा रहे हो और मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा साइंस या बिहेवियर एक इन्वेस्टर का काफी अलग है एक लंबे समय के निवेशक से। और अगर आप थोड़ा सा मैथ का भी रोल देखें, देखिए आज निवेशक पैसा लगाने के पहले क्या देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो देखते हैं पिछले 2 या 3 सालों का उस फंड का रिटर्न कितना है और स्कीम ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आप नियर टर्म परफॉर्मेंस देखकर अगर मार्केट में पैसा लगाएंगे, जरूरी नहीं है कि पिछले 2-3 सालों में जो स्कीम्स ने अच्छा परफॉर्म किया वो आगे के 2-3 साल में भी अच्छा परफॉर्म करे। और हालांकि होता यह है कि मार्केट क्योंकि सिक्लिकल है और साइकिल्स में मूव होते हैं, पिछले 2-3 सालों में अच्छा परफॉर्म किया हुआ फंड टिपिकली आगे के 2-3 साल में उतना अग्रेसिवली या उतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो बहुत बड़ा मिसमैच हो जाता है जिस रीजन की वजह से आपने उसमें पैसा लगाया था वर्सेस आपके पैसा लगाने के बाद उस फंड की रिटर्न्स या कैपेबिलिटीज अलग दिखती है आपको वर्सेस जिसके बेसिस पे आपने लिया था। और इसीलिए क्योंकि आपके पास एक सही स्कीम सिलेक्शन या पोर्टफोलियो बनाने का प्रोसेस नहीं है, आपके पास कोई रिडम्पशन का भी प्रोसेस नहीं है और आप कभी भी रिडीम कर देते हो क्योंकि आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर एक फाइनेंशियल प्लान होना जरूरी है जिसकी वजह से डिसिप्लिन आएगा और एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप वो पोर्टफोलियो बनाते हो। ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन मिले तो पोर्टफोलियो डेफिनेटली परफॉर्म भी अच्छा करेगा, वॉलेटाइल भी कम रहेगा और इन्वेस्टर में डिसिप्लिन भी काफी रहेगा लंबे समय तक बने रहने के लिए। बिल्कुल। मिहिर जी, इनफैक्ट यही समझने की जरूरत है, इन दोनों ही जो ट्रेंड है, आंकड़े हैं, उनको अगर हम साथ में को रिलेट करके देखें, सर आपको लगता है कि पिछले कुछ समय में ट्रेंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ा है? क्योंकि डेफिनेटली हमने बाजार में कई एनएफओज भी देखे हैं, कई तरीके के नए फंड्स आए हैं, लोगों को जल्दी रिटर्न भी चाहिए, पास रिटर्न के लिहाज से निवेशक इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो क्या वजह हो सकती है कि लंबे अवधि का निवेश डेफिनेटली हो रहा है लेकिन जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो थोड़ा सा रिटर्न को भी चेज करना चाहती है? बिल्कुल। तो देखिए, मार्केट इसीलिए बनता है क्योंकि अलग अलग किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग रिस्क एपिटाइट होते हैं और अलग अलग टाइम होराइजन या अवधि का भी व्यू होता है। तो कई इन्वेस्टर्स का लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे फोकस रहता है, कई इन्वेस्टर्स का शॉर्ट टर्म में भी रहता है। हम मार्केट में भी देखते हैं, अगर कैश मार्केट में देखें तो ट्रेडर्स भी होते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं, तो तब जाके मार्केट बनती है। सो हम अगर म्यूचुअल फंड फ्लोज के बारे में बात करें, जैसे आपने कहा कि डेटा ये बता रहा है कि काफी लोग जो हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, 2-3 साल के लिए ही। वो भी एक अलग तरीके का इन्वेस्टर है। मैं ये कहूंगा कि जो 16,000 करोड़ के एसआईपी है महीने पे आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल से एक अलग कैटेगरी का इन्वेस्टर है। और जो लमसम फ्लोज आ रहे हैं वो एक अलग कैटेगरी के इन्वेस्टर है। उसमें मेरे ख्याल से एचएनआईज भी आ जाते हैं जो अपने स्किल या एक्सपर्टीज यूज करके मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। तो हम अगर पिछले काफी सारे महीनों का ट्रेंड देखें तो एसआईपीज फ्लोज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोलियोज इन एसआईपीज बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टर्स हैं जो रेगुलरली इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो ऑब्जेक्टिव से आते हैं। लेकिन हम 16,000 करोड़ में से माइनस करें तो हर महीने हम देख रहे हैं पिछले काफी महीनों से जो लमसम है, चंकी इन्वेस्टर्स है, वो उसके फ्लोज नेगेटिव है। तो नेट जो फ्लोज है म्यूचुअल फंड के, वो शायद 5 से 10,000 करोड़ के हैं, जबकि एसआईपीज प्लस 16,000 है।
बट मेरे ख्याल से ये एक मार्केट का डायनामिक है। जैसे मैंने कहा, डिफरेंट होराइजन्स, टाइम होराइजन्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई नई बात नहीं है। एक चीज ये है कि पहले जो ये लमसम वाले थे वो काफी बड़े थे साइज में। अब एसआईपी की साइज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो जो इम्पैक्ट होती थी रिडेम्पशंस की, ये लमसम इन्वेस्टर्स के, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की, वो इम्पैक्ट अब पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से ये जो जैसे ही एसआईपी बढ़ते जाएंगे, तो ये जो वोलेटाइल पोर्शन है लमसम वाला, वो घटते जाएगा प्रोपोर्शन में, और बाजार को मेरे ख्याल से एक ज्यादा रेगुलर फ्लोज मिलने लगेंगे। बिल्कुल सर। कीर्तन भी हमारे साथ एक बार फिर से है। कीर्तन, क्योंकि एक जो बड़ा तबका है इन्वेस्टर्स का, निवेशक का, जो हमें देख भी रहे हैं, और कई जो निवेशक हमें लिखते भी हैं हमारे शोज में, उनका एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में क्यों जा रहा है। हमने तो बेस्ट से बेस्ट फंड में इन्वेस्ट किया था, तो पोर्टफोलियो में पॉजिटिव रिटर्न्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। और ये भी जानना चाहते हैं कि हम कब तक इंतजार करें इसके पॉजिटिव में आने का। तो लगातार नेगेटिव रिटर्न है, अगर किसी फंड में आप पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा रहा है, तो इंतजार करना कितना चाहिए? स्वाति जी, उसके पहले ये समझना जरूरी है कि उन्होंने किन बेसिस पे उन फंड्स में पैसा निवेश किया है। देखिए, अगर आप पिछले 3 साल का, 2 साल का रिटर्न देखकर उस फंड में निवेश करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है 80-90% टाइम आप आने वाले 2 या 3 साल में डिसअपॉइंटेड रहेंगे। क्यों? मान लीजिए हम आज की बात करते हैं। आज अगर आप पिछले 2 या 3 साल का रिटर्न देखेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा आपको स्मॉल या मिड कैप फंड्स आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में ऊपर आएंगे, या लार्ज कैप में भी ऐसे फंड्स ऊपर आएंगे जिनकी वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। ये इसलिए होगा क्योंकि आप देखिए, पिछले 12 महीने में या 15 महीनों में स्मॉल कैप, मिड कैप्स और वैल्यू स्ट्रेटेजी ने बहुत अच्छा किया है। तो अब अगर आप पिछले 1, 2 या 3 साल के रिटर्न के परफॉर्मेंसेस को देखकर उन फंड्स में निवेश करेंगे, तो होगा ये कि आपका पोर्टफोलियो सबसे पहले तो डाइवर्सिफाइड नहीं होगा, क्योंकि आपने लार्ज कैप में कम पैसा रोका होगा, मिड स्मॉल में ज्यादा होगा, और आपने मोमेंटम या ग्रोथ स्टाइल वाले फंड्स में पैसा नहीं रोका होगा, और लार्जली वैल्यू में पैसा रोका होगा। अब आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हो पिछले 3 या 2 साल के परफॉर्मेंस को देखकर, जो बहुत ही स्क्यूड है या बिल्कुल ही डाइवर्सिफाइड नहीं है। इससे होगा ये कि आगे जाकर जब अलग तरीके का स्टाइल मार्केट में परफॉर्म करने लगेगा, जैसे ग्रोथ या मोमेंटम या लार्ज कैप परफॉर्मेंस देने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पोर्टफोलियो, जिसमें इनमें से कुछ भी नहीं है, वो और ज्यादा वॉलेटाइल और नेगेटिव आपको दिखने लगेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निवेशकों को ये समझने की बहुत जरूरत है कि जब आपको पोर्टफोलियो बनाना है, तो आपको पोर्टफोलियो बनाते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान देना है। ना सिर्फ पिछले 3 साल का या 2 साल का रिटर्न देखकर आपको उस मार्केट में या उन स्टॉक्स में या उन फंड्स में निवेश करना है, क्योंकि मार्केट साइक्लिकल है, वो हर बार स्टाइल चेंज होती रहेगी। तो देखिए, एज ए इन्वेस्टर आपके हाथ में सिर्फ 2 चीजें हैं। आपके हाथ में सबसे पहली चीज है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा रोके, और दूसरी चीज आपके हाथ में, आप ज्यादा से ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहे। मुझे नहीं लगता इसके बाहर एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके हाथ में बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर ये दोनों चीज आपकी स्ट्रेंथ एरियाज है, उस पर फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों चीजों पर ध्यान रखने से मोस्ट प्रॉब्लम्स इन्वेस्टर के सॉल्व हो जाएंगे। पर एज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में मिड कैप्स में पैसा रोकना चाहते हैं, तो 5-6 साल की अवधि का मिनिमम एक अप्रोच रखें, और अगर आप स्मॉल कैप में पैसा रोकना चाहते हैं, तो कम से कम 7-8-9 साल का अप्रोच रखें। इतनी अवधि के बगैर मिड कैप, स्मॉल कैप्स में बिल्कुल निवेश नहीं करें। ये एक प्राइम रीजन है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे इन्वेस्टर्स नाराज हो जाते हैं कि उनके पैसा लगाने के 1 या 2 साल में क्यों उतना रिटर्न नहीं निकला। लंबी अवधि में कैसे पा सकते हैं वेल्थ क्रिएशन का ये गोल, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा है और कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ, इनसे चल रही है खास चर्चा। मिहिर जी, अभी फिलहाल निवेशक और दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि बाजार में कहां पर है निवेश के मौके। शुरुआत इक्विटी से सर करना चाहेंगे। इक्विटी में आपको कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है जहां पर निवेश किया जा सकता है? आप पोर्टफोलियोज की बात कर रहे हैं कि मार्केट में सेक्टर्स की बात कर रहे हैं?
सर मैं पोर्टफोलियो में कैटेगरीज की बात कर रही हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, अगर हम एग्रीगेट लेवल पे देखें, और एग्रीगेट लेवल पे देखना थोड़ा हमेशा रिस्ट्रिक्टिव होता है, क्योंकि फिर हम ग्रैन्युलर एक एक स्टॉक स्पेसिफिक पे पिकिंग पे नहीं जा सकते। लेकिन हम इंडेक्स लेवल पे बात करें तो मेरे ख्याल से एज ऑफ नाउ जो लार्ज कैप इंडाइसेस है, निफ्टी या सेंसेक्स, उनके अगर वैल्यूएशंस देखें तो रिलेटिवली एक्सपेंसिव नहीं है, रिलेटिवली अट्रैक्टिव है, क्योंकि अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट अगले 2-3 साल के लिए। लेकिन जो हाई ग्रोथ सेगमेंट्स है इकोनॉमी के, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट थीम की बात करें या कंजम्पशन थीम की बात करें, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, तो ये जो हाई ग्रोथ सेगमेंट्स है जहां पे गवर्नमेंट का फोकस है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सब थीम्स के जो स्टॉक्स है वो टिपिकली लार्ज कैप इंडेक्स में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो अगर हमें जो इमर्जिंग सेक्टर्स या हाई ग्रोथ सेगमेंट्स में जाना है तो फिर हमें मिड और स्मॉल कैप में जाके ही स्टॉक पिकिंग करनी पड़ती है। मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से ये स्टॉक पिकिंग मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देती है। तो अगर आप कॉल नहीं ले पा रहे हो कि मिड कैप में डाले, स्मॉल कैप में डाले या लार्ज कैप में डाले, तो मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप फंड्स ऑफर अ गुड सॉल्यूशन, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, चाहे वो स्मॉल, मिड या लार्ज में हो, वो फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं जो, और उनकी एक्सपर्टीज से अपने कॉल लेते हैं। तो एक ये वर्सेटाइल कैटेगरी है जो फ्लेक्सी कैप फंड की, उसमें मेरे ख्याल से ध्यान दे सकते हैं। मीर जी, क्योंकि ये आने वाला समय बाजार के लिए काफी ज्यादा इवेंटफुल रहने वाला है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनावों की शुरुआत हो चुकी है, इलेक्शन ईयर है, फिर लोकसभा चुनाव है, जियोपॉलिटिकली भी काफी एक्शन चल रहा है, ग्लोबली काफी ज्यादा हॉट पूरा एक हम देख पा रहे हैं कि एनवायरनमेंट हो चुका है। कौन सी थीम आपको लगता है प्ले आउट कर सकती है आने वाले 6 से 8 महीनों में या साल भर तक का नजरिया अगर आपसे लें तो? बिल्कुल। तो देखिए, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें एक फंडामेंटल पॉजिटिव ये है कि इंडिया की पोजीशन रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जो इससे ज्यादा स्ट्रांग मैंने रिलेटिवली देखी नहीं है इंडिया की पोजीशन, क्योंकि इंडिया ही एक सबसे बड़ा मार्केट रह गया है जहां पे इन्वेस्टिंग के लिए क्वालिटी मार्केट है, क्वालिटी स्टॉक्स हैं, और जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया से काफी अच्छी तरह से ज्यादा ग्रो करने वाला है, और ये सस्टेनेबल भी है, और ये ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म भी है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो रिलेटिवली हम देख रहे हैं कि दुनिया में अब टाइटनिंग का माहौल है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, और इंडिया ने अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा के अभी मेरे ख्याल से प्लेटो पे आ गया है। तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक इकोनॉमी पे हम फोकस ज्यादा करेंगे। डोमेस्टिक इकोनॉमी लिंक जो एरियाज हैं, सेक्टर्स हैं, उसमें हमें ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, जैसे कि हम आईटी लगा लें या ग्लोबल कमोडिटीज वाले जो सेक्टर्स हैं, वहां पे मेरे ख्याल से हम अंडरवेट रहेंगे। डोमेस्टिक इकोनॉमी में दो बड़े थीम्स हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट्स लेड थीम आ रही है और एक कंजम्पशन लेड थीम आ रही है। इन्वेस्टमेंट्स में गवर्नमेंट लिंक सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट जहां पे प्रोत्साहन कर रही है, जैसे कि पीएलआई स्कीम्स वगैरह दे रही है, वैसे सेक्टर्स हैं, और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट वाले भी सेक्टर्स हैं, और रियल एस्टेट सेक्टर्स हैं। तो ये 3-4 जो थीम्स है विद इन इन्वेस्टमेंट्स, वो मेरे ख्याल से अभी भी स्ट्रांग है और जाते समय में स्ट्रांग रहेगी। कंजम्पशन बास्केट की बात करें तो उसमें एक मिक्स्ड अभी डेवलपमेंट्स हैं। जो कंजम्पशन ओवरऑल है वो इतना अच्छा ग्रो नहीं किया है पोस्ट कोविड, खास करके जो लोअर एंड सेगमेंट्स है, रूरल है, लोअर इनकम सेगमेंट्स है, वहां पे कंजम्पशन इतनी अच्छी तरह से पिकअप नहीं हुई है। प्रीमियम और जो महंगी चीजें हैं उसमें कंजम्पशन और डिमांड अच्छी खासी आ रही है। तो मेरे ख्याल से कंजम्पशन में जो प्रीमियम सेगमेंट है, जैसे कि कार्स हैं, हाई एंड रियल एस्टेट है, डेवलपर्स वगैरह हैं, वो अच्छा कर रहे हैं और वो अच्छा करते रहेंगे। बट मेरा होप ये है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है उसमें अगर हम रूरल कंजम्पशन और लोअर इनकम कंजम्पशन भी देखने लगे तो ये एक सोने पे सुहागा रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन ये सब सेक्टर्स में अभी अट्रैक्टिव है, अंडर परफॉर्म किए हैं सेक्टर्स ने, और अगर वहां पर रिवाइवल आती है तो जीडीपी ग्रोथ और भी ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ सकती है। बिल्कुल, तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर हर किसी को भरोसा है, बाजार के दिग्गजों को भी भरोसा है, और इन्वेस्टर्स को तो भरोसा है ही, बस सही जगह पर सही निवेश करने की देर है। कीर्तन, ये जानना आपसे समझना जरूरी है कि एक पोर्टफोलियो
अभी आज के समय में कैसा हो, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हर एक जगह से कुछ ना कुछ एक सिलेक्ट क्यों ना कर लिया जाए। जैसे हम बाजार में जाते हैं, मैं ये भी चीज़ पसंद आती है तो हर चीज़ की एक एक चीज़ खरीद ली जाए, एक प्रोडक्ट खरीद लिया जाए, लेकिन ऐसा म्यूचुअल फंड में नहीं होना चाहिए। तो एक पोर्टफोलियो कितना छोटा होना चाहिए और कैसे फंड उसमें? संक्षिप्त जवाब। स्वाति जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर को मार्केट टाइम करने में बड़ी आसानी नहीं होगी, मुश्किल है। तो उसे 4 या 5 स्कीम से ज्यादा का पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए। अगर 8 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और क्लाइंट थोड़ा सा अग्रेसिव है, तो आप लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों में इक्वली आपका पैसा डिवाइड कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि वैल्यू स्टाइल ऑफ फंड्स और ग्रोथ स्टाइल ऑफ फंड्स दोनों को इसमें जोड़ लें। और थोड़ा सा एक डाइवर्सिफिकेशन अगर ग्लोबल का भी ऐड हो जाए तो उस पोर्टफोलियो का लार्जली स्टैंडर्ड डिविएशन लार्ज कैप जितना होगा, पर आपको रिटर्न एक्सपीरियंस मिड कैप जैसा होगा। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है एक ऑलराउंड पोर्टफोलियो किसी भी समय पे ये थीम अगर आप फॉलो करेंगे तो लार्जली 8 से 10 साल के समय में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपके पोर्टफोलियो के पे काफी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। और बिल्कुल आखिरी सवाल मीर जी आपसे, संक्षिप्त जवाब के लिए एक बहुत ही क्विक आंसर आपसे। अभी बाजार में बने रहने का फॉर्मूला आपकी तरफ से क्या रहेगा, क्योंकि हम यही बात करें कि वेल्थ क्रिएशन का लॉन्ग टर्म प्लान क्या हो, और हम यही जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म बने रहने के लिए एक निवेशक को क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे कीर्तन ने कहा, टाइम स्पेंड इन द मार्केट ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग से, मार्केट के टाइमिंग करने से। तो मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 3 डिसीजंस होते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए। एक बाय होता है, एक होल्ड होता है और एक सेल होता है। बाय और सेल रिलेटिवली इजियर है, होल्ड सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना होता, उसमें सिर्फ पेशेंस और कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल से अगर हम इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ पे कॉन्फिडेंस और पेशेंस बनाए रखें तो वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स को मिलेगी। बिल्कुल। तो ये हमने समझा हमारे आज के एक्सपर्ट से कि लंबे समय तक बने रहने के लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत है, और साथ ही साथ सही सेक्टर को पहचाने, सही एक्सपर्ट से राय लें, और यही हमारी कोशिश रहती है आप तक सही और क्रेडिबल एक्सपर्ट्स की तमाम राय पहुंचाने की। इसलिए बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे मीर जी आपका और कीर्तन आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।